हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीव रावत, उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक चिन्यालीसौर से एवं ब्लॉक चिन्यालीसौर से करीबन 25 किलोमीटर दूर मैं अभी एक हॉस्पिटल के नीचे हूँ, जहाँ हॉस्पिटल के बारे में आज मैं बताना चाहूँगा। और दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि यहाँ हॉस्पिटल की जो दुर्दशा है, मैं आज प्रशासन की पोल खोलना चाहता हूँ कि ये हैं जो आप झूठे वादे और झूठे प्लान के पीछे जो तुम इतना सारा बोलते हो। आज मैं दिखाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के पहाड़ क्षेत्रों के क्या हाल हैं। दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा कि पहाड़ की जो पीड़ा है, पहाड़ के लोगों पे क्या आप बीती है, हॉस्पिटल के प्रति और स्वास्थ्य के हाल क्या है हमारे उत्तराखंड के। हमारी जो उत्तराखंड सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ राजनीति में इतना विकास होता है कि 4 साल में 2 मुख्यमंत्री चेंज हो जाते हैं, परंतु करीबन 30 से 40 सालों में एक हॉस्पिटल का रिपेयरिंग कार्य नहीं हो पाता है। और ना दोस्तों, यहाँ हॉस्पिटल के हाल में दिखाऊंगा। मैं हॉस्पिटल तो मैं इसे कहूँगा ही नहीं, क्योंकि ये एक प्रकार का गौशाला है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको अभी हॉस्पिटल दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी ग्राम सभा जगड़गांव और बनकोट की मेन रोड पे हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से करीबन राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय दिचली व गमरी उत्तरकाशी हॉस्पिटल है। यहाँ से मेन रोड से देखा जाए जगड़गांव और बनकोट की जो संपर्क मार्ग है, तो वहाँ से करीबन 2 कदम दूर ये हॉस्पिटल है। तो दोस्तों, मैं हॉस्पिटल के हाल दिखाना चाहता हूँ आपको। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अब हॉस्पिटल में जाने वाला हूँ, तो हॉस्पिटल यहाँ से करीबन 5 कदम दूर है इस रोड से। तो दोस्तों, हम चलते हैं, आइए हॉस्पिटल का हाल देखिए। तो दोस्तों, हॉस्पिटल की बिल्डिंग स्टार्ट होती है यहाँ से। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हॉस्पिटल नहीं एक प्रकार का गौशाला है। तो दोस्तों, आप देखिए, ये फर्स्ट बिल्डिंग है हॉस्पिटल की। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हॉस्पिटल के उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के हॉस्पिटल में आपको दिखाना चाहूँगा। और चौंकाने वाली बात है हमारी डबल इंजन सरकार की। तो दोस्तों, जैसे कि कैमरामैन ऊपर भी दिखाएं, ऊपर छत के क्या हाल है। और यहाँ की जो फर्स्ट बिल्डिंग है, तो यहाँ तो दोस्तों, जैसे मैं दिखाऊंगा, यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो ये उत्तराखंड के हॉस्पिटल के हाल है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे नेताओं के लिए एक प्रकार से शिक्षा होगी कि मतलब हमारे क्षेत्र के लिए वो क्या कर रहे हैं। मैं माननीय जिलाध्यक्ष, जिलाधिकारी महोदय एवं माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी एवं जिलाध्यक्ष महोदय से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के हॉस्पिटल देखिए। आप बड़े बड़े भाषण देते हैं, हमने हॉस्पिटल के लिए ये किया वो किया। तो दोस्तों, मैं अभी आपको ये फर्स्ट बिल्डिंग थी, अब सेकंड बिल्डिंग दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको हॉस्पिटल के हाल। तो फर्स्ट हॉस्पिटल में दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन यहाँ से जूम कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक उत्तराखंड सरकार की कारनामा में बताना चाहता हूँ। इतनी गरीबी आ चुकी है हमारे उत्तराखंड सरकार पे कि हमारे उत्तराखंड प्रवासियों ने जो यहाँ पे बजट, एक सोने की दीवार कह सकता हूँ मैं उत्तराखंड प्रशासन के लिए, कि जब इनके पास बजट नहीं था तो हमारे ग्रामवासियों ने यहाँ पे और गोबर और मिट्टी और पत्थर की दीवार चिन ली, ताकि यहाँ पे हॉस्पिटल में चोरी ना हो, किसी प्रकार के जानवर अंदर न जाएं। तो दोस्तों, हॉस्पिटल के हाल आप देख चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी फ्रंट व्यू दिखाया है हॉस्पिटल का, तो अभी मैं साइड व्यू दिखाना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार की सोने की ईंट की जो दीवारें हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ ये है हमारे हॉस्पिटल के हाल। ये एलोपैथिक चिकित्सा दिचली गमरी उत्तरकाशी के हाल हैं। दोस्तों, आज मुझे बहुत शर्म आ रही है ऐसी वीडियोस बनाने में। हॉस्पिटल का साइड व्यू है, ये यहाँ के दरवाजे, यहाँ की खिड़कियाँ हैं। तो दोस्तों, यहाँ करीबन 15-16 बिल्डिंगें हैं। तो सारी बिल्डिंगें हम कवर करके चलेंगे दोस्तों। और एक यहाँ पे जो डॉक्टर बैठता है उसको भी हम कवर करके चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ की लोगों की इतना दुर्भाग्य हो चुका है कि मतलब हमें यहाँ हॉस्पिटल होने के नाते भी हमें किसी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही दोस्तों। तो मैं आज उत्तराखंड सरकार को दिखाना चाहता हूँ कि आज हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के क्या हाल है दोस्तों। तो दोस्तों, कैमरामैन यहाँ दिखाइए, यहाँ क्या है। यहाँ बहुत झाड़ियाँ हो चुकी है और अंदर हम जा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, अंदर देखिए आप, ये अंदर गोबर ही गोबर है। और ये गौशाला मैंने इसीलिए इस हॉस्पिटल का नाम कहा, मुझे शौक नहीं था
हॉस्पिटल को गौशाला बोलने का। हॉस्पिटल की चौथी बिल्डिंग में मैं आ चुका हूँ। तो दोस्तों चौथी बिल्डिंग में दिखाने जा रहा हूँ क्या हाल है यहाँ के, क्या यहाँ के लोगों की पीड़ा है, क्या यहाँ के लोगों की सुविधा है। और दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि बीजेपी की सरकार बड़े मंच में बोलते, जोर तोर से बोलते, हमने चिकित्सा के लिए ये किया, पलायन के लिए ये किया है। दोस्तों मैं शौचालय की बात करूं, यहाँ के शौचालय की बात करूं दोस्तों, यहाँ की शौचालय देखिए आप, इतनी गंद आती है। तो दोस्तों ये हमारे हॉस्पिटल के शौचालय है। दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा आपको, उत्तराखंड सरकार आंख खोल के देखिए हमारी ये वीडियो। और दोस्तों मुझे पता है कोई लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यह वीडियो जनहित में जनमानस के लिए है। और दोस्तों ये वीडियो कोई शेयर नहीं करना चाहेगा, मुझे पता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए क्या हाल है हमारे हॉस्पिटल के। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया इस हॉस्पिटल के बारे में, यह हॉस्पिटल 2 पट्टियों का है, मतलब एक दिचली पट्टी और गमरी पट्टी में आता है। दोस्तों ये चिन्यालीसौर ब्लॉक से 25 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा ये करीबन 16 या 17 गांव का है। नाम पूरे गांव का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बड़ी बन रही है। तो दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा फर्स्ट गांव में दिखाना चाहूँगा आपको, जगड़ गांव। ये ऊपर जगड़ गांव हो गया दोस्तों और उसके नीचे जो है दोस्तों, ये नीचे रोड आपको दिखाई देगी, तो ये भंगवाल गाँव है। और जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये क्यारी है ऊपर पाली तरफ, ये तो हम दिखा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों और बनकोट हो गया, जगड़गांव हो गया, और गमरी पट्टी के 2 गांव यहाँ भी सम्मिलित हैं इस हॉस्पिटल के में। तो दोस्तों जैसे कि ये कवागढ़ी हो गया, ये पुजार गांव हो गया, और बगोड़ी ये गमरी पट्टी में आते हैं दोस्तों। तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ करीबन डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ करीबन अगर पहाड़ में 2-4 हज़ार की OPD है, तो यहाँ क्या एक ही डॉक्टर होना, क्या यहाँ नर्स की ज़रूरत नहीं, क्या यहाँ स्वीपर की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार, जाग जाओ। अभी भी हर अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर होता है दोस्तों। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज तक आपने किया क्यों नहीं, और हमारा बीजेपी की सरकार से ही कहना नहीं है। कोई भी सरकार हो, आज से पहले बीजेपी के पहले कांग्रेस की सरकार थी, कोई भी सरकार हो, हमारा किसी पर्सनल व्यक्ति से कोई ये है नहीं दुश्मनी, या किसी पर्सनल व्यक्ति को हम कहना नहीं चाहते हैं ये। और दोस्तों जैसे कि सड़क दिखाऊंगा मैं आपको, हमारी ये हॉस्पिटल से करीबन 2 कदम दूर है। तो दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ से कई नेता गए, विधायक जी भी गए। और विधायक जी से तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमने विधायक जी को ग्राम सभा बनकोट में उस टाइम देखा है जब चुनाव टाइम था, उससे पहले हमने कभी विधायक जी को देखा नहीं। विधायक जी यहाँ से जाते हैं चुनाव के टाइम और हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मेरी मातृशक्ति से अनुरोध है कि मुझे वोट देकर, और ऐसे बड़े बड़े वादे करते हैं और ऐसे बड़े बड़े भाषण देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और लोगों को बहला फुसला कर कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे ये, आज तक इन्होंने क्या किया, मेरे साथ वार्तालाप करें। मैं हर किसी व्यक्ति के साथ बैठना चाहता हूँ। अगर किसी को मेरी वीडियो से दिक्कत है और मुझसे कोई प्रॉब्लम है कि अगर वीडियो सही नहीं है, मैं प्रशासन से ये भी कहूँगा कि अगर आपको शक है कि हमने वीडियोज़ में कुछ अलग दिखाया है, तो आप खुद यहाँ पे सर्वे करके आइए और धरातल पे क्या है हकीकत में वो भी देखिए। वैसे तो हमने वीडियोज़ में पूरा कवर कर रखा है। तो दोस्तों हम ग्रामवासियों से भी बात करेंगे और यहाँ के डॉक्टर से भी बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी दूर है हॉस्पिटल, यहाँ रोड से ऊपर हॉस्पिटल है। इतने गाँव का 16-17 गाँव का 2 पट्टियों का हॉस्पिटल है दोस्तों। और यहाँ इतनी थोड़ा भी सुविधाएं नहीं है दोस्तों। पानी की बात तो मैं बाद ही में करूंगा दोस्तों, उत्तराखंड सरकार की और मोदी सरकार की। मोदी जी को मैं एक संदेश देना चाहूँगा, पर वीडियो में बाद में दूंगा, तो पॉइंट बात करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2022 का चुनाव सर पर है और जोर तोड़ की तैयारियां चल रही है। नेता लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी की पार्टी हो या निर्दलीय कोई प्रत्याशी हो, तो दोस्तों आते जाते हैं इस रोड से कभी, परंतु इस हॉस्पिटल के बारे में किसी ने नहीं पूछा। ना ही मुझे शर्म आती है ऐसे नेताओं से। यहाँ के नेता हैं, यहाँ से 10-15 सालों में कई पढ़े लिखे नेता गए। दोस्तों एक बड़ी बात मैं आपको जुमला ही कहूँगा। तो मैं कहूँगा कि वोटिंग के टाइम क्या होता है कि जब यहाँ के लड़के उठते हैं, युवा उठता है, तो वो अपनी अपील में पता क्या लिखता है। तो दोस्तों ये पॉइंट मेरा नोट करना दोस्तों। क्या लिखते हैं कि मैंने BA किया है, मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने B.Ed किया है, ये किया, मैं समाज सेवा कर सकता हूँ। तो दोस्तों उनके लिए शर्म की बात होगी इस वीडियो में, जो आप इतनी बड़े अपील लिखते हैं कि मैं ये करूँगा गांव के लिए। वो बड़े बड़े वादे और बहला फुसला कर ग्रामीण अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोटिंग हड़प लेते हैं, उसके बाद यहाँ दिखाई भी नहीं देते दोस्तों। तो मैं दोस्तों बाकी मैं कुछ कहूँगा नहीं। तो दोस्तों मैं आपको एक बिल्डिंग और दिखाऊँगा। मुझे बड़ी शर्म के साथ ये वीडियोस बनानी पड़ रही है दोस्तों। ये यहाँ का हॉस्पिटल है दोस्तों। उत्तराखंड सरकार जाग जाओ, अभी भी
देर नहीं हुई है। तो दोस्तों ये हमारे हॉस्पिटल का शौचालय है दोस्तों, बहुत ही गंद आ रही है यहाँ। तो ये देखिए हमारे हॉस्पिटल के हालात। तो दोस्तों ये देखिए, और दोस्तों मैं अभी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उत्तराखंड सरकार की सोने की ईंट की दीवार। तो दोस्तों ये देखिए आप सोने की ईंट की दीवार, ये पहाड़ी लोगों ने इसलिए किया है कि ताकि यहाँ कोई जानवर जूनवर ना आ पाए। और दोस्तों ये अपने हमारे लिए एक शर्मसार की बात है, हम इतने पढ़े लिखे लड़के हैं और हम पहाड़ के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और दोस्तों मैं एक बात दूसरी दिखाना चाहता हूँ, यहाँ करीबन 7-8 बिल्डिंगें मैंने आपको दिखा दी। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, नाम का हॉस्पिटल है, कागजों में हॉस्पिटल है दोस्तों। और जो यहाँ कोविड-19 के टीके लगे गए दोस्तों, और 45 साल से ऊपर बुजुर्गों को ये कोविड-19 के टीके लगे हैं दोस्तों। ये एक हॉस्पिटल में नहीं लगे गए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसकी कंडीशन खराब है, तो यहाँ नहीं लगेगे, एक होटल में लगेगे, बेंगाल गांव दिचली में होटल में लगेगे दोस्तों। ये हमारे उत्तराखंड सरकार के हाल है कि कोविड-19 के टीके एक होटल में लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति या बुजुर्ग को उस टीके से कोई इन्फेक्शन होता है तो क्या होटल वाला समोसा खिला के उसको सही करेगा? और प्रशासन तक यही पहुंचाना चाहता हूं कि आखिर उत्तराखंड सरकार की आंखें कब खुलेगी? तो दोस्तों आखिर ये कौन सा एजेंडा है कि होटल में कहाँ आपने देखा इतना विकासशील भारत और होटल में वैक्सीन टीके लग रहे हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं शर्मसार करती है, हमें भी करती है, हमें पढ़े लिखे युवाओं को भी करती है, पढ़े लिखे नेताओं को। और मुख्यमंत्री जी, मेरी बात अगर आप तक जाए तो जरूर इस वीडियो पे विमर्श करना और धरातल पर देख लेना क्या यहाँ के हाल है, क्या यहाँ की महिलाओं के हाल हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं दूसरा दिखाना चाहता हूँ आपको कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ किसी को थोड़ा बहुत बीमार हो जाते हैं, तो हल्की फुल्की बीमारी बताऊंगा। तो जो अगर ज़्यादा बीमारी हो जाती है तो दोस्तों वहाँ हम चिन्यालीसौर जाते हैं 25 किलोमीटर नीचे। तो दोस्तों उस समय क्या होता है कि हमें चिन्यालीसौर से भी रेफर किया जाता है। वैसे तो हमारी चिन्याली ब्लॉक की जनता को मालूम है, तो दोस्तों वहाँ से भी रेफर किया जाता है देहरादून और उत्तरकाशी या ऋषिकेश। तो दोस्तों यहाँ से कई बार हमारे 10-15 सालों में ऐसी दर्दनाक हादसा हुए हैं और दोस्तों की जिन्होंने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा है ही नहीं है दोस्तों। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों के लिए प्लीज़ कुछ करें। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक प्रशासन से लड़ता रहूँगा दोस्तों। और नौबत आएगी तो कहते हैं ना कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है दोस्तों। मैं धरने पे बैठूंगा और भूख हड़ताल कर लूंगा अगर मेरे क्षेत्रवासी यहाँ से मुझे सपोर्ट करते हैं और वीडियो वायरल करते हैं, मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ, और दूसरी बात क्या है कि हम चुनाव में वोट देने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ के लोग वोट ही नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमें कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है पिछले 2-4 सालों से या 30 सालों से, मैं कह सकता हूँ यहाँ हॉस्पिटल के हाल ये हैं। तो दोस्तों किस प्रकार यहाँ की जनता वोट देगी? तो दोस्तों वादे करने से नहीं चलेगा मेरे दोस्तों, अब कुछ करना होगा आपको हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। तो दोस्तों अभी मैं हॉस्पिटल के फर्स्ट द्वार पे खड़ा हूँ और यहाँ ग्रामीण भी खड़े हैं, जो लोग यहाँ मरीज हैं वहाँ वो भी खड़े हैं। तो दोस्तों जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बड़े बड़े मंच पे भाषण देते हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि हमने पलायन के लिए बहुत कुछ किया है पिछले 1 साल में कोविड महामारी के बीच में। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड प्रवासियाँ जो हम लोग होटल में जाते हैं और दोस्तों लोगों के बर्तन धुलते हैं होटलों में, तो यही हमारा एक कारण है। ना यहाँ तो शिक्षा का स्तर इतना अच्छा है, ना यहाँ स्वास्थ्य का स्तर अच्छा है, ना यहाँ कोई रोजगार है किसी भी प्रकार का। और हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े भाषण देते हैं कि हमने ये स्वरोजगार के अब अपनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और ये मेरा एक वीडियो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक मैसेज है, मेरी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप कहते हैं कि रोजगार के लिए मैं एक इंजीनियर हूँ, आप कहते हैं कि आप एक चौराहे पे एक समोसे की दुकान खोलिए और वो भी एक प्रकार का रोजगार है। चलो मैं मानता हूँ, मैं समोसे की दुकान खोलता हूँ, क्या घर घर में अब हॉस्पिटल भी खोले जाएंगे? ये शिक्षा, ये स्वास्थ्य की बात की जा रही है दोस्तों आज। और दोस्तों अब मैं आपको ग्रामीणों से मिलाना चाहूँगा कि ग्रामीणों के क्या हाल है और ग्रामीण इस हॉस्पिटल के बारे में क्या कहते हैं दोस्तों। तो अभी मैं आपको इसके बाद पहले ग्रामीणों को दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सबसे मेन एजेंडा दिखाना चाहता हूँ। मेरे हाथ पे एक बोतल है, तो ये बोतल मेरे हाथ पे इसलिए है क्योंकि हमारे क्षेत्र की लोगों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि जैसे हम कहीं जाते हैं तो हॉस्पिटल के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें इस हॉस्पिटल में
पहले घर से ही पानी लाना पड़ता है हमें, क्योंकि हमें वहाँ दवाई, अगर डॉक्टर साहब कहते हैं कि दवाई यहीं पे खानी पड़ेगी, मतलब आधे घंटे में इमरजेंसी पे दवाई खानी पड़ेगी, तो दोस्तों हमें घर से ही पानी लाना पड़ता है। यहाँ कोई पानी की व्यवस्था है ही नहीं दोस्तों, और पिछले करीबन 10-15 सालों से यहाँ कभी पानी नहीं है, ना यहाँ पहले था। तो मैं दोस्तों मैं आपको ग्रामीणों से मिलाना चाहूँगा यहाँ के हाल क्या हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इतना बड़ा हॉस्पिटल दिखाया, यहाँ एक डॉक्टर है मात्र करीबन 5-7 सालों से, और एक फार्मिस्ट है ओनली, ना कोई यहाँ स्वीपर है, ना कोई यहाँ कोई कुछ और है ही नहीं यहाँ दोस्तों। और पानी की तो इतनी बड़ी समस्या है दोस्तों, बोतलों पे लाना पड़ रहा है, हमारी पहाड़ की पीड़ा ही ऐसी है दोस्तों। प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों, प्लीज़ यहाँ के लिए कुछ करें दोस्तों। और मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, घर घर जल और घर घर नल जो बात आप कहते हैं वो धरातल पे क्या है वो आप देख चुके हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है दोस्तों, और यहाँ पानी की इतनी बड़ी किल्लत है दोस्तों। तो मैं बड़ी जी से पूछना चाहूँ कि यह क्या प्रॉब्लम है? ये कह गया नहीं बेटा कि बिल्कुल ना पानी ना कोई सुविधा, कोई ये ना स्टाफ कोई है नहीं। तो एक डॉक्टर भी क्या कौन कभी दवाई होती तो ध्यान दो कभी नहीं होती तो डॉक्टर क्या कौन बेचारा लेकिन। तो दोस्तों जैसे कि ग्रामीणों को अगर थोड़ी छोटी मोटी बीमारी, फीवर है, खांसी खुशी होती है दोस्तों, तो यहाँ पे ना तो इतना स्टाफ है ना कुछ है, तो हमें दोस्तों यहाँ से जाना पड़ता है। तो दोस्तों हमें चिन्यालीसौर करीबन 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है दोस्तों। और जैसे कि वर्तमान में कोविड-19 के लिए वर्तमान सरकार ने अभी क्या किया है कि 50% सवारी का ये किया है। तो दोस्तों पहले से ही हमारा 100 रुपये किराया वन साइड का था, तो हमें 200 देना पड़ता, अब हमें 400 देना पड़ता है दोस्तों। अगर हमें यहाँ की ग्राम क्षेत्रवासियों को अगर थोड़ा भी दिक्कत होती है दोस्तों, तो हमें चिन्यालीसौर जाना पड़ता है दोस्तों। यही हमारी आप बीती भी कह सकते हैं, और दोस्तों यहाँ के नेताओं के लिए शर्मसार की बात है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको एक भाई से मिलाना चाहता हूँ, अब्दुल भाई से। तो दोस्तों ये इनका कहना है कि ना यहाँ पानी है, तो दोस्तों इन्हीं से हम इनकी आप बीती सुनना चाहते हैं दोस्तों। तो अब्दुल भाई आप कहाँ से हो? यहाँ दिचली से हो? दिचली से करीबन 10 किलोमीटर मतलब 10 मीटर दूर। 10 मीटर दूर से। अच्छा, तो क्या क्या है इस हॉस्पिटल की प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम तो बहुत है भैया, यहाँ ना डॉक्टर है बैठते हैं ना कुछ बैठते हैं, दवाई नहीं है। एक डॉक्टर बैठा है, एक डॉक्टर क्या करेगा यहाँ पे? हाँ जी, बताओ भाई, भैया ना पानी है ना कुछ है ना भाई जी। ये और जैसे कि आप देख रहे हैं किसने हम ही लोगों ने किया ना। अरे भैया हम लोगों ने कहाँ किया भैया, बहन कोई आते हैं पत्थर मार दे, तो कोई जवाबदारी नहीं है उसकी, न कोई सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे, न कोई कुछ है। ऐसी बात है भैया यहाँ पे। अभी मैं आपको एक विद्यार्थी से मिलाना चाहूँगा, यहाँ की आप बीती बताना चाहूँगा इस विद्यार्थी के माध्यम से। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन दत्त नौटियाल है। अच्छा, आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं इधर ही दिचली में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये नीचे वाला स्कूल है जो? हाँ, राजकीय इंटर कॉलेज दिचली। अच्छा, तो आप कहाँ से हो? मैं इधर जगड़गांव से हूँ। जगड़गांव से हो आप? हाँ। तो आप इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ, यहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है। हाँ, और हम इधर से स्कूल जाते हैं, इधर रास्ता भी इधर खराब है। हाँ जी। हम जब स्कूल से आते हैं तो इधर पानी की व्यवस्था कहीं मिलती नहीं है, कहीं पर भी पानी की व्यवस्था नहीं है। इधर हॉस्पिटल में भी हम हमेशा देखते हैं एक ही डॉक्टर रहता है, और ये हॉस्पिटल 1 बजे तक बंद हो जाता है। तो आपने कभी देखा है? कभी नहीं देखा इधर पानी। इधर कुछ बच्चे दिखाई देते हैं टूट फूट। मैं चाहूँगा एक विद्यार्थी से पूछना चाहूँगा कि उसकी प्रशासन से क्या रिक्वेस्ट है, क्या मांग है उसकी इस हॉस्पिटल के बारे में। तो भाई बताना जरा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इधर हॉस्पिटल में थोड़ा सा विकास किया जाए। पानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे अब? जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं कि घर घर नल घर घर जल हम दे रहे हैं, तो पानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पानी यहाँ कितने सालों से नहीं है, और आपको क्या उम्मीद है कि यहाँ पानी आएगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इधर दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं है, और इधर बहुत सालों से इधर पानी भी नहीं है, और इधर स्कूल में भी पानी की व्यवस्था नहीं है, और भी बहुत सारी व्यवस्था नहीं है। इधर तोड़ फोड़ कर रखी, इधर पानी की व्यवस्था इधर दूर दूर तक नहीं है। तो आपकी प्रशासन कर पाएगी ये? मतलब अगर हम चाहें तो प्रशासन चाहे तो करेगी हमारे क्षेत्र के लिए? अगर हम लोग आवाज़ उठाएं तो प्रशासन तो करेगी, क्योंकि सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी, क्योंकि सरकार तो हमारे दम पर चलती है, हम जनता। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गण भी बैठे हैं, बहुत सारे क्षेत्र के लोग भी थे। तो दोस्तों हमें अगर इस रोड पे भी बैठना पड़े, हम यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए या इस रोड पे धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, परंतु इस हॉस्पिटल के लिए कुछ करेंगे। दोस्तों मिलवाता हूँ, और इनका घर करीबन 10 कदम दूर है इस हॉस्पिटल से। इनके इस हॉस्पिटल की हमसे बेटर जानकारी ये दे पाएंगे, मुझे विश्वास है इन पे। तो बताइए इस हॉस्पिटल के क्या हाल है? तो मैं सरकार से या दोस्तों आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मैं शिवचरण यहाँ एक भगत आदमी हूँ और अकेला रहता हूँ, और मेरी ना प्रधान सुनता है, ना कितनी बार मैंने रिक्वेस्ट की, ना वहाँ पानी है। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरे घर का ज़रा हाल देखिए कि वहाँ पे क्या है, और यहाँ पर जो हॉस्पिटल है इसका भी क्या ये हो रखा है। मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ
कि यहाँ हॉस्पिटल अब जो प्रत्याशी होंगे हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। हम एक गरीब आदमी कि यही अकेला है ऐसे बोलता रहता है। वैसे हम यहाँ पर 2-4 परिवार है, एक श्यामलाल, 2 विक्रमलाल, 3 कंसरूलाल, सुंदरी लाल और एक मैं शिवचरण अकेला अच्छा, आदमी। आप अगर पानी आपके परिवार के लिए पानी कहाँ से आता है आप ये बताइए मुझे। पानी मैं कम से कम ये समझ लिए कि 2 किलोमीटर करीब पानी के लिए जाता हूँ। हाँ, पैदल जाते हैं। पैदल जाता हूँ, हाँ जी। तब वहाँ से पानी लाता हूँ। फिर गाँव में देखिए वहाँ पर सूर्य लाइट लगी है, सब चीज़ लगी है। मेरे यहाँ में जरा आप देख करके देखिए 2 किलोमीटर से, और तभी लोग गाली गलौज देते हैं कि साहब तू पानी नहीं ला सकता, पानी नहीं ला सकता। तो मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि यहाँ पर जो है वो पानी और लाइट की व्यवस्था हो जाए। और यहाँ तो दोस्तों जैसे कि इन्होंने ग्रामवासियों ने बताया कि हमारे यहाँ ना पानी है, 2-2 किलोमीटर हमें ढोना पड़ता है पानी फिर भी लोगों अपने के परिवार गाली खाते अपना हैं। चूल्हा जगवाने के लिए। तो दोस्तों एक वक्त की रोटी पाने के लिए यहाँ के लोग कितना संघर्ष करते हैं। तो अकेला दोस्तों आदमी आपने इनकी आप बीती सुन ली होगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने हॉस्पिटल के बारे में आपको बताया है, तो दोस्तों अब मैं मिलाना चाहूँगा यहाँ जो प्रेजेंट पर वर्तमान में डॉक्टर हैं अभी, तो उनसे मैं इस हॉस्पिटल का हाल इन्हीं से जानना चाहूँगा। तो सर बताइए इस हॉस्पिटल का क्या क्या हाल है और क्या कितने यहाँ ओपीडी आते हैं, कितने लोग यहाँ पर आते हैं और क्या क्या कंडीशन है। जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ कि लाइटें लूटें की कोई सुविधा नहीं है। तो सर बताइए ज़रा 2 शब्द आप। मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश डोभार है। मैं यहाँ पे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी विगत 3.5 सालों से पोस्टेड हूँ। और जिस समय से मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ तब से और अब तक हालात ना तो बदले हैं, सरकार के स्तर पे भी खाली आश्वासन दिए गए कि अस्पताल का जीर्णोद्धार होगा, पर हमने केवल आश्वासन ही सुने। और जो आज चर्चा है या मांग है हमारे युवा लोगों के द्वारा, बिल्कुल जायज़ मांग है और मैं इसके समर्थन में हूँ। इसलिए हूँ कारण यह है कि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग लगभग 25-30 साल पहले की बनी हुई है और इसमें इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम इसको इतना इस स्तर तक ले आएँ कि ओपीडी इतनी होने के बाद भी हमारे पास ना तो यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे पानी की व्यवस्था तक नहीं है, जो बेसिक चीज़ है। पानी किसी सिंपल कोई इमरजेंसी की अगर मुझे मेडिकेशन भी देना है तो वो देने तक के लिए हमारे पास पानी नहीं है। उसके लिए भी हम पानी कैरी करके ला रहे हैं हमसे। और जो जनप्रतिनिधि हैं लोकल, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया, हमेशा पॉजिटिव आश्वासन ही मिले, लेकिन अभी तक इस पर कोई धरातल पे धनात्मक प्रभाव नहीं दिखाई दिया है। तो मेरी जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन से ये गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा इस चीज़ पे भी ध्यान दें कि क्योंकि यहाँ पे ना स्वीपर है, यहाँ पे वर्तमान समय में 2 लोग परमानेंट यहाँ पे स्टाफ है और ओपीडी विगत कोरोना होने के कारण ओपीडी 4000 क्रॉस कर चुकी है। कुछ समय ऐसे भी आया कि जब 1 या 2 स्टाफ ने 70 लोगों को हैंडल किया है। मैं आपको एक कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा। ये जब हॉस्पिटल बना था आज से 25-30 साल पहले, तो यहाँ पे शवगृह से लेके नसबंदी की जगह से लेके महिला वार्ड से लेके पुलिस वार्ड से लेके मेरे डॉक्टर्स क्वार्टर्स से लेके सब सेंटर से लेके हर किसी चीज़ की सुविधा थी। लेकिन अब कारण सरकार को भी पता है, जनप्रतिनिधियों को भी पता है, सबको पता है, लोगों को भी पता है, लेकिन जब तक सब जन जागरूकता, जनप्रतिनिधि और सरकार सामंजस्य न बिठा के जब तक इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक ये काम किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, ये काम हम सब ने मिल के करना है और ये काम करना अति आवश्यक है। यहाँ पे दीवारों के ऐसे हाल हैं, फंड के नाम पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे दवाइयाँ तो आ जाती हैं, लेकिन जब तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा हम कैसे किसी इमरजेंसी केयर को दे पाएंगे। बेसिक चीज़ें हैं, लाइट है, पानी है, क्वार्टर का है। अब यहाँ पे कोई अगर रात को रुकने का विचार कर भी लेता है तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है क्योंकि दरवाजे नहीं हैं। मैं खुद यहाँ पे गांव में कमरा लेके यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रहने को मजबूर हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता है। जिस दिन मैं पहले दिन यहाँ ज्वाइनिंग के लिए आया था तो अपनी गाड़ी के पीछे एक फोल्डिंग चारपाई भी लाया था कि अगर आज सोना पड़े तो कमरा लगाऊंगा।
अगर आप थोड़ी देर के लिए कमरा वहाँ टिल्ट करेंगे तो वो मेरा क्वार्टर है जहाँ पे अभी भैंसें हैं। विगत समय में ये हमारी मुख्य बिल्डिंग थी। आज से 25-30 साल पहले यहाँ पे मॉर्चुरी, शवगृह यह भी था। अस्पताल प्रशासन के लिए अलग से, अस्पताल स्टाफ के लिए अलग से रहने की व्यवस्था भी थी। और अगर माइनर सर्जरी अगर होती थी या माइनर कैंप लगते तो उसके लिए भी जून वार्ड थे। इवन आइसोलेट करने के लिए भी जिनकी अभी आवश्यकता है हमको कोविड के टाइम पे, जैसे लेप्रेसी के आइसोलेशन के लिए ज़रूरत पड़ती थी विगत समय में, तो उसके लिए आइसोलेशन वार्ड भी थे। लेकिन आज के समय पे देखिए इनमें से कोई भी रहने लायक लिए चलता हूँ अस्पताल में। तो दोस्तों, जैसे कि बिजली की हमने बात की थी, लाइट की हमने बात की थी, हमें फ्लश से, अपने मोबाइल फ्लश से यहाँ वीडियो बनानी पड़ रही है। अगर हमें वीडियो बनाने के लिए यहाँ लाइट नहीं तो डॉक्टरों ने और क्या सुविधा हो सकती है। और किसी यहाँ इमरजेंसी के लिए कुछ भी सुविधा नहीं। रूम है, में पानी का वॉश बेसिन भी था, लेकिन हाँ, ये तोड़ दिया गया। ये भी तोड़ दिया गया। ये ऐसे ही मिला है हमको। यहाँ पे वॉश बेसिन बना था लेकिन सब टूटा हुआ है। पीछे से पाइपलाइन थी लेकिन सब। अब मैं आपको आइस रूम में लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये भी यहाँ पे लगभग टूट रहा है। पिछले कुछ महीने पहले ठीक थी लेकिन दरवाजा यूज होने के बाद जो है ये भी झड़ गया है। ठीक है, ऊपर आप दीवारों में भी एक बार देख लीजिए, ये दीवारें में बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। ये कभी भी टूट सकती है सर। हाँ, ये किसी के सिर पे भी पड़ सकते हैं। बिल्कुल पड़ा भी है ये। हाँ जी, हाँ जी। और इस रूम को भी हमने बिल्कुल ऑनगोइंग करवाया। इसलिए कराया क्योंकि ये रूम बिल्कुल रहने लायक नहीं था। यहाँ इतना गंदगी थी, वो सामान साफ करा के इसको आयुष डिपार्टमेंट बनाया अलग से। आयुष डिपार्टमेंट में उत्तरकाशी के हिसाब से बहुत दवाई है मेरे पास। हमारे, जबकि मैं एलोपैथिक में हूँ लेकिन आयुष का यहाँ पे अच्छा प्रैक्टिस होता है। इसलिए होता है क्योंकि डिमांड है। लोग समझते हैं कि भैया इंडिजिनस पद्धति का यूज करना है। ठीक है, देखो ये भी है हमारे पास, अभी सब कुछ है। अभी आयुष में ये भी है। दो एलोपैथी का वो था, आयुष का ये है हमारे पास। ठीक है, अभी दवाई ने आना है तो इसके मतलब जस्ट डबल दवाइयाँ आती है हमारे पास, इतना रहता है। लेकिन आप छतों की हालत देख के देख सकते हैं कि मतलब यहाँ रहने लायक नहीं है। अच्छा, वार्ड 2 थे हमारे पास जब बना था ये। एक महिला वार्ड था, एक पुरुष वार्ड था। तो दोस्तों, वीडियो साफ नहीं आ रही क्योंकि यहाँ लाइट की कमी है। लाइट यहाँ है नहीं और मोबाइल के प्लस से हमें वीडियो बनानी पड़ रही है। तो ये महिला वार्ड है जो कि अभी हम जिसको यूज कर पा रहे हैं, है ना। बाकी पुरुष वार्ड की जो है व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। पुरुष वार्ड इधर है। पुरुष वार्ड तो मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे टूटा हुआ है सारा। ये देखिए। तो दोस्तों जैसे कि सर बोल रहे हैं, ये पुरुष वार्ड है और इसकी हालत हम दिखा नहीं सकते, इतनी गंदी हालत है इसकी। देख लो, ये पुरुष वार्ड है हमारे उत्तराखंड सरकार के हॉस्पिटल। और यहाँ क्षेत्र, पहाड़ क्षेत्रों के लिए ये पुरुष वार्ड है। तो दोस्तों, दीवार तोड़ दिया है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा था कि उत्तराखंड सरकार की सोने की दीवार, जिसे मैं कह सकता हूँ। हाँ, ये हमारा ओपीडी कक्ष है। इसके बारे में एक विषय, मुख्य बिंदु पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग का डिसमेंटल सर्टिफिकेट जो है वो बन चुका है, लेकिन विगत 2.5 साल से वो सर्टिफिकेट साइंड तो है। PWD के इंजीनियर्स भी आए, उन्होंने भी बोला कि हम इसका एस्टिमेट लगाएंगे, लेकिन इसमें ये हो रहा है कि लोकल, एक तो जनता में जागरूकता का भी एक कमी है और थोड़ा सा सरकार और जनप्रतिनिधि सब लोग, आप सब लोग मिलके अगर चाहेंगे, जब हमारे अंदर उत्कंठा होगी कि हमने बनाना है अस्पताल, तब जाके ही हो पाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा कि ये उस प्रतिनिधि का काम है, उसका काम है। नहीं, ये हम सबका एक दायित्व बनता है। बिल्कुल हम सबका दायित्व बनता है ये, और ये किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है ना। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि डिसमेंटल सर्टिफिकेट साइन हो जाने के बाद फिर एस्टिमेट बनता है, फिर फाइल जाती है अपर प्रशासन को। वो आपकी संस्तुति देके फिर बजट पास करते हैं, जिसका होना अभी आवश्यक था। और विगत कोविड में भी जब
ये फाइलों में दिक्कतें आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में भी यहाँ कुछ हो पाएगा। इसलिए मेरी आपसे बिल्कुल अनुरोध है, और केवल अपनी तरफ से नहीं, जनता की तरफ से भी अनुरोध है कि आप हमारी इस मजबूरी को कहें या आप जो समझे उसे समझें, और हमें ये बेसिक नीड, क्योंकि ये सरकार का दायित्व था, आप सबने हम सबने मिलके करना है इसको, तो प्लीज़ यहाँ के लिए थोड़ा यहाँ पे अपना ध्यान रखें। और जो आज भाई साहब ने आपके माध्यम से ये आवाज़ उठाई है, तो इस पे सरकार का ध्यान भी केंद्रित करने का कोशिश करें। तो दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कोई गलती नहीं है। प्रशासन भी तभी करेगा जब हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग आवाज़ उठाएंगे। आज मैं खुद अकेले आवाज़ उठा रहा हूँ और मेरे साथ 2 लड़के हैं। दोस्तों, मैं युवा मंगल दल अध्यक्ष बनकोट से हूँ, और दोस्तों मेरे साथ एक मेरे दोस्त हैं सुमन रावत, और जो कैमरामैन है मेरे साथ गिरीश रावत। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे कि हर किसी का दायित्व बनता है, बात सही है, दायित्व बनता है, परंतु हमारे यहाँ से कुछ 10-15 सालों में कुछ अच्छे नेता भी गए हैं, पढ़े लिखे नेता गए हैं, और दोस्तों किसी ने यहाँ के लिए आवाज़ नहीं उठाई है। तो मैं डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करना चाहूँगा कि यहाँ करीबन एक पर डे कितने पेशेंट आते हैं आपके पास? हाँ, यहाँ पे 3-4 साल पहले यहाँ पे ओपीडी बहुत कम थी, लगभग 7 से 15 भी बहुत मैक्सिमम क्लाइमेक्स होता था। लेकिन विगत समय जब से कोविड हुआ है, तब से कुछ समय ऐसे भी हुए हैं कि जब 50+ की ओपीडी 2 बंदों के लिए आई है, 2 स्टाफ ने 50+। हाँ, उस समय पे हमारा एक स्टाफ जो है कोविड में एज अ कोविड वॉरियर काम कर रहा था, और एक स्टाफ पूरा 50+ की ओपीडी यहाँ संभाल रहा था। इस साल ये ओपीडी 4000+ गई है यहाँ पे। इससे पहले यहाँ पे ओपीडी लगभग 2000 सालाना जाती थी, इस साल 4000 क्रॉस गया है, और प्रतिदिन यहाँ पे 30, 35, 40 और कभी कभार 50+ के भी ओपीडी रहती है। तो उस हिसाब से स्टाफ की कमी है। और सर, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे लाइनों पे लगे रहते हैं कभी लोग ना, तो आप कैसे संभाल पाते हो ऐसे अकेले, मतलब इतने लोगों को? हमें गर्व की बात है एक प्रकार से कि एक ही डॉक्टर यहाँ पे, और हमने सर पहले भी देखा है यहाँ कई डॉक्टर आए हैं, 1 साल या 6 महीने से ज़्यादा टिकता नहीं है। टिकने की वजह यही है, ना तो उनके लिए भी सुविधाएं नहीं है, हम उनको भी कसूरवार नहीं कहना चाहेंगे कि ना तो उनके लिए सुविधाएं भी नहीं है और ना उनके लिए कुछ पानी की ये सुविधाएं हैं, और कैसे वो इतने लोगों को अटेम्प्ट कर पाएंगे? तो सर आप कैसे कर पाते हैं सर? बिल्कुल, इसमें सामंजस्य जनता को भी करना होता है, और एज अ चिकित्सक मैं भी अपना सामंजस्य देने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे जब यहाँ पे भीड़ रहती है, तो मैं एज अ मैनेज इस हिसाब से करता हूँ कि कुछ पट्टी वाले रहते हैं, तो उनको 10 मिनट रोक के तब तक 2 ओपीडी के मरीज उनको देखकर फिर पट्टी वालों को एक साथ उनका ट्रीटमेंट करने के बाद फिर से ओपीडी में, ये मुझे स्विच करना पड़ता है बार बार, क्योंकि स्टाफ की कमी है। और स्टाफ इवन जो बेसिक है, स्वीपर नहीं है हमारे पास, और स्वीपर अब जाके हमने एक लोकल एक पास में एक ईमानदार आदमी है, तो हमने उसको बेचारा रखा हुआ है कि हफ्ते में 3 दिन 4 दिन करके जिस दिन गंदा लगता है वो आप सफाई करें, क्योंकि मुझे भी इतना समय नहीं है कि मैं भी रोज यहाँ पे, क्योंकि मेरा काम पेशेंट को अटेंड करने का है। हाँ, तो सर, जैसे हमने कई बार आपको भी देखा है कि यहाँ आप झाड़ू मारते रहते हैं, और हमने क्वेश्चन भी किए कि आप यहाँ झाड़ू मारें एक डॉक्टर होने के नाते, तो प्रशासन से क्या उम्मीद है आपसे कि मतलब यहाँ के लिए स्वीपर आना चाहिए? बिल्कुल, मेरी तो पूरी ये आशा है कि अगर आप लोगों के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये बात आगे उठाई जाएगी, तो यहाँ पे आगे आने वाले समय में कक्ष सेवक, स्वीपर और स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। उससे पहले यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ये बिल्डिंग डिसमेंटल सर्टिफिकेट है, इसकी बात की कार्रवाई होना अति आवश्यक है। तो इस पे अपना ध्यान, सरकार का ध्यान आकर्षित करें और अपना थोड़ा रोल अदा करें। सर, आपसे मेरी गुजारिश है और जनता की तरफ से भी गुजारिश है कि ये जो पहल आज भाई साहब ने करी है बिल्कुल जायज़ है, और ये ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से ही थोड़ा जन जागरूकता आएगी। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए भी इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, मेरा ना किसी जनप्रतिनिधि को ठेस पहुँचाना है,
नहीं। और मेरा एक ही मकसद है कि क्षेत्रवासियों को सुविधा होनी चाहिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि हम चिन्यालीसौर जाते हैं तो अभी हमें फीवर हो जाता है, तो यहाँ अगर सुविधाएं नहीं मिल पाती है तो सुविधाएं तो मैंने आपको बता ही दी कि घर से पानी लाना पड़ता है, तो इससे बड़ी सुविधा क्या हो सकती है। लाइट की यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, मुख्यमंत्री जी तक जानी चाहिए वीडियो, आम जनमानस तक यह वीडियो जानी चाहिए। तो दोस्तों सवाल उठता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा हॉस्पिटल आखिर 30 साल पहले किसने बनाया और किसने इतनी बड़ी सोच रखी? कौन वो इंसान था जिसने इतने क्षेत्रवासियों के लिए कुछ इतना अच्छा किया और आज इतनी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं? तो दोस्तों अब मैं दिखाना चाहूँगा ग्राम सभा दिचली। तो कैमरामैन जूम करें दिचली। तो दोस्तों ये ग्राम सभा दिचली है। यहाँ के वो वीर भड़ हैं, वीर भड़ी कहूँगा मैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए इतना कुछ किया है। तो दोस्तों उनका नाम विजयपाल परमार था। तो दोस्तों आज वो हमारे बीच है नहीं है, परंतु हमारे क्षेत्रवासियों के दिल में हैं अभी भी। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि उनकी हिस्ट्री क्या है, इस हॉस्पिटल की जो हिस्ट्री है तो दोस्तों वो क्या है। तो दोस्तों इस हॉस्पिटल की जो हिस्ट्री है, कहा जाता है हमारे पूर्वज कहते हैं कि वो एक साधारण व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति था। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि क्षेत्रवासियों से उन्हें इतना प्यार था, लगाव था, और उन्होंने क्षेत्रवासियों के लिए यहाँ उस टाइम चिन्याली तक ही हमारी रोड थी, यहाँ तक रोड नहीं थी, ना ही जोगत की रोड थी। तो दोस्तों उन्होंने उस टाइम धरना प्रदर्शन किया, प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाया और प्रशासन से मांग की, तब जाके इस हॉस्पिटल के लिए मांग की। तो दोस्तों उन्होंने, तो कहा जाता है दोस्तों कि हमारे पूर्वज कहते थे कि जब वो उस टाइम गाड़ी तो थी नहीं, तो उन्होंने सीमेंट सरिया का ढुलान भी खच्चरों से किया था और लोगों ने दिहाड़ी मजदूरी करके इस हॉस्पिटल का निर्माण किया था। तो दोस्तों कहा जाता है कि आज से 30 साल पहले ना तो मेरे हिसाब से उतना बजट रहा होगा, और बजट भी रहा होगा तो क्या उनका पैसा बचा होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप आजकल देखते हैं कि बजट तो इतना बड़ा आता है, काम कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों इस बिल्डिंग से आप अनुभव लगा सकते हैं कि वो किस टाइप के व्यक्ति थे होंगे। मैं उन्हें सत नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे क्षेत्रवासियों के लिए इतना कुछ किया है। तो दोस्तों तो उनकी एक कहानी है कि हमारे पूर्वज कहते थे कि जब वो गांव में आते थे, क्षेत्रवासियों को इतना प्यार था, उनसे लगाव था, तो वो गांव में आते थे। तो उस टाइम क्या होता था कि गाड़ी का कोई साधन नहीं था, उनके पास गाड़ी भी नहीं रहती थी। तो दोस्तों एक साधारण ठेकेदार होने के नाते उनका एक घोड़ा था, तो घोड़े पे सवार करते थे। और दोस्तों घोड़े पे सवार करते थे तो गांव वाले उनका भव्य स्वागत करते थे। गांव वाले हर एक व्यक्ति उनको दिल से चाहता था। और दोस्तों मैं फिर भी उनको कहना चाहता हूं कि उनको सत नमन, जिन्होंने हमारे क्षेत्रवासियों के लिए इतना कुछ किया और आज हम इतनी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं इस मंदिर से, इस हॉस्पिटल से। मंदिर ही कहूँगा, भगवान मानता हूँ मैं, इस हॉस्पिटल तो भगवान ही होता है जो लोगों को दूसरी ज़िंदगी देता है। तो दोस्तों मेरे लिए तो वो भी भगवान हैं जिन्होंने इतना कुछ किया हमारे क्षेत्र के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारी पहाड़ की पीड़ा जो, तो हम अभी सोशल मीडिया के माध्यम से या कैमरामैन गिरीश रावत के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करी थे, मैंने मेरा माइंड में यह बात कभी भी थे चाहूँ कि मैं क्षेत्रवासियों के प्रति कुछ कर लो और कुछ मेरा योगदान रह लो कि मेरी पढ़ाई को कुछ महत्व हो लो, तो मैं क्षेत्रवासी खातर कुछ ना कुछ कर लो। तो मेरा यही एजेंडा है कि कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों को अगर मेरी वीडियो से कुछ फ़र्क पड़ता है, यहाँ सुविधाएँ मिलती है, तो मैं अपने आप में एक महान व्यक्ति मानूंगा और अपने दोस्तों को भी महान मानूंगा। मुझसे ज़्यादा मेरा उनको ये जाता है कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मैंने उनसे बात की दोस्तों से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तेरा प्लान है ये चीज़ करने का तो हम तेरा सपोर्ट। अभी मेरे साथ हैं सुमन रावत, इनका भी बड़ा योगदान रहा हमारे साथ। इन्होंने कल से ही हमारे साथ, इनका कुछ काम भी था आज, तो इन्होंने मुझे समय निकाल कर दिया, तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और दोस्तों और ख़ास कर तो मेरे पास फ़ोन था, फ़ोन से उतनी वीडियो आती नहीं साफ, तो दगड़ियों तो मैं गिरीश रावत को भी आभार व्यक्त करना चाहूँ कि तुमने भी अपना कैमरा का माध्यम से मेरी आवाज़ उठाना थी, अपनो कैमरा यूज करी या अपनो समय देनी, तो धन्यवाद करना चाहूँ। और धन्यवाद आप सब हैं कि आप अगर मैं सपोर्ट कराला और क्षेत्रवासियों के प्रति
आवाज़ उठाला इन आवाज़ और मैं अगां थे सपोर्ट करल तो मैं अगां तक मैं विश्वास है कि हमारी आवाज़ प्रशासन तक जली और हमारे क्षेत्रवासियों की जो पीड़ा छे उन तवें को समाधान मिललो। तो दगड़ियों मैं फिर से कहना चाहूँ कि मैं ना कैसी नेता नूते से ना कोई मतलब छे। मैं एक इंजीनियर स्टूडेंट हूँ और मैं अभी भी तैयारी करता हूँ। मुझे इन नेतागिरी से कोई लगाव ना प्रेम ना कुछ है। तो मुझे अपने क्षेत्रवासियों से प्रेम है। जहाँ मैंने देवभूमि में जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ से मुझे इतना लगाव है कि मैं मजबूर हो गया यहाँ के लोगों की पीड़ा को समझते हुए। और इसीलिए मैंने ये एजेंडा किया कि क्यों ना यहाँ की आवाज़ उठाई जाए प्रशासन तक। तो मैं क्षमा मांगता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को मेरी वीडियो से ठेस पहुँची होगी तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और वैसे तो मैंने किसी के लिए पर्सनल व्यक्ति के लिए मैसेज नहीं किया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करना, मेरे लिए ना मत करना, उस गरीब फैमिली के लिए करना जिसको यहाँ से सुविधा मिलती है इस हॉस्पिटल से। तो दोस्तों शेयर करना मेरा ये एजेंडा नहीं कि मेरे नाम से एक शेयर करना, उस क्षेत्र उन गरीब फैमिली के लिए शेयर करना जिनको यहाँ से सुविधाएं मिलती है। अगर हमारी वीडियो से यहाँ स्वीपर वाले हो गए, वार्ड मेंबर हो गए और डॉक्टर और यहाँ दवाइयों की सुविधा, किसी भी प्रकार की सुविधा हमारी वीडियो से, हमारी आवाज़ उठाने से होती है तो मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँ। तो